था गाजना, ये दोनों बता रही थी। उसके बाद कला वगैरह बता रही थी ना। लास्ट 2-3 पॉइंट है, उसको देख लो फिर मिल जाएंगे। गांधार कला, दोनों भारतीय और कौन सा, ईरानी कला ना, ईरानी कला और भारतीय कला का मिश्रण है गांधार कला। वैसी एक और कला बताई थी मथुरा कला। ठीक, मथुरा कला क्या है, पूर्णतः भारतीय शैली है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। ये दोनों लिखा दी थी, है ना। उसके अलावा इस काल से रिलेटेड ना जो गणित था उसके दरबार में कुछ कुछ विद्वान थे, उनके नाम लिख लो। जैसे अश्वघोष विद्वान और उनकी रचनाएं आती है, रचना दे देता है किनका है या फिर ऐसा पहचानने के लिए। तो अश्वघोष का है बुद्ध चरित, ठीक। बुद्ध चरित का मतलब होता है, बौद्धों का रामायण भी बोलते हैं ना बुद्ध चरित को, अश्वघोष का है। उसके अलावा एक सौंदर्यानंद है और सारी पुत्र प्रकरण है। अश्वघोष के ही 3 रचनाएं बता रही हूँ, है ना। पहला है बुद्ध चरित, दूसरा सौंदर्यानंद, तीसरा सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण उनकी रचना है ये अश्वघोष का, ठीक। नेक्स्ट चरक की चरक संहिता, विद्वान है चरक। विद्वान बताते जा रही हूँ, उनकी रचना बताते जा रही हूँ। एक साइड विद्वान करके लिख लो, दूसरी साइड रचना करके, ठीक। विद्वान इधर उनकी रचना, एक पहला अश्वघोष बता दी, दूसरा जो है चरक बता रही हूँ, चरक की चरक संहिता हो गया। नेक्स्ट सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, नेक्स्ट नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद या फिर सापेक्षतावाद, ठीक। रिलेटिविटी थ्योरी भी बोलते हैं इसको, शून्यवाद या सापेक्षतावाद नागार्जुन का। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, इनकी रचनाएं आप लोग याद रखना। पूछ देता है अश्वघोष की रचना, 4 ऑप्शन दे देगा, ये कौन सा नहीं है, या फिर एक रचना दे देगा, अलग अलग नाम दे देगा कि किन की रचना है करके। तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक। इसके अलावा ये बता दी थी कि कनिष्क ने यानी कुषाण वंश में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चले थे, ये तो लिखवा दी हूँ। और इस काल में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के चले थे, कॉपर के। हेलो हाँ मेरे यार, इसी काल में जो कुषाण वंश है, यहाँ से बाल विवाह प्रारंभ हो जाता है। जो कुषाण वंश है वहां से महिलाओं का जो है बाल विवाह प्रारंभ हो जाता है, ये भी नोट डाउन कर लो। मतलब यहाँ से अब स्त्रियों की स्थिति ना फिर से नीचे गिरने लग जाती है। मौर्य में तो ठीक ठाक थी, है ना, उनको तलाक वगैरह का भी राइट प्राप्त था, लेकिन इधर से उन लोग की स्थिति डाउन होना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग हो गया है बाल विवाह से, ठीक है। अब चलते हैं अपन गुप्त की ओर। है पीपीटी लगा दो। मौर्य देखे, मौर्य में जो शासक थे वो अच्छे थे, इसलिए विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद मौर्य का धीरे धीरे पतन हुआ, छोटे छोटे वंश उभर के आए। इतने सारे वंश बता दे, लेकिन उसमें कनिष्क के थोड़े अच्छे खासे थे, तो उनका शासन थोड़ा लंबा चला। लेकिन बाकियों का जो सातवाहन था, सुंग था, है ना, इन सब का थोड़े थोड़े टाइम चला, फिर उन लोग का भी पतन हो गया। ज्यादा टाइम तक चला नहीं, सातवाहन तो तीसरी शताब्दी तक, और बाकी कुषाण वगैरह जो 4वीं शताब्दी तक, एडी तक, इन सबका पतन हो गया था।
अब इसके बाद उभर के आता है गुप्त वंश। ठीक, मौर्य वंश गया, छोटे छोटे और वंश उभर के आए जिनको मैंने बताया। उसके बाद अब इधर बड़ा एम्पायर फिर से उभर कर आ रहा है गुप्त वंश। गुप्त वंश में मतलब वो किसका वंशज था, इसके में कंट्रोवर्सी है कि किसका वंशज था। माना जाता है कि कुषाण वंश का ही वंशज था, ऐसा माना जाता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, कई लोग इसको वैश्य बोलते हैं, कई लोग इसको शूद्र बोलते हैं। इसमें अलग अलग कंट्रोवर्सी है, अपन को जानना है गुप्त वंश के रिलेटेड। ठीक, बस वही है, अनुमान लगाया जाता है कि कुषाण के बाद ही उनके वंशज ही बाद में गुप्त वंश में उभर कर आए। ठीक, गुप्त साम्राज्य देखेंगे, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, स्टोरी वही है ना, मौर्य था, उसके बाद छोटे छोटे वंश आए, छोटे छोटे वंश जब फिर से दब गए, है ना, उसके बाद एक बड़ा एम्पायर फिर से उभर कर आ रहा है गुप्त वंश। कहाँ से उद्भव हुआ गुप्त वंश का, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, माना जाता है कि कुषाण से रिलेटेड है। ठीक है, अब गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। इनके तीन सोर्स हैं जहां से हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, एक साहित्यिक है, एक पुरातात्विक है, और विदेशी यात्रियों का वर्णन है। ठीक, हाँ, कनिष्क कौन से वंश का था, कुषाण वंश का ही था ना। ठीक, साहित्यिक स्रोत में अलग अलग इसमें भी रचनाएं हैं जिनको अपने को नोट डाउन करना है। जैसे आ, लिखते जाओ, कालिदास, कालिदास की रचनाएं हैं, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कालिदास। आ, देखो, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल रही है, बोल रही हूँ। कहाँ से जानकारी मिल रही है, साहित्यिक, मतलब कुछ कुछ रचनाएं हैं जिससे हमें तो जानकारी मिल रही है। तो कालिदास की रचनाएं बता रही हूँ। कालिदास, कालिदास की कौन कौन सी रचना है इस काल से रिलेटेड वो बता रही हूँ। कालिदास, कालिदास की मेघदूतम, ऋतु संहारम, मा- इसके अलावा और है विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम। उसके अलावा है, लिख लेना जितना बताई, अभिज्ञान शकुंतलम बोली क्या, नहीं बोली हूँ, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, एक बार और बोल दे रही हूँ, चेक कर लेना। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। कितनी सारी किसकी है, कालिदास की। इसके अलावा और भी है जिससे प्राप्त होता है, शूद्रक का मृच्छकटिकम, शूद्रक विद्वान है, शूद्रक का मृच्छकटिकम। ठीक, और है विशाख दत्त। नेक्स्ट, विशाख दत्त विद्वान है, उसकी रचना, विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, इसके अलावा वात्स्यायन, नेक्स्ट विद्वान है वात्स्यायन, जिनका है कामसूत्र। ठीक है, हो गया, इतनी सारी रचनाएं हैं गुप्त काल से रिलेटेड जिसमें विद्वान और उनकी रचना को आपको याद ही रखना है। ऐसी रचना है जो बार बार पूछा जा चुका है, जितना बताई हूँ वो मल्टी टाइम पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा पुरातात्विक शोध, पुरातात्विक में सिक्के वगैरह आ जाएंगे, सिक्के। इसके अलावा अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख, और एक है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिसेन, हरिसेन एक कवि था, है ना, राजदरबार से आगे और देखेंगे, उनकी प्रयाग प्रशस्ति लिख लो। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, उसके अलावा
एरन अभिलेख भानुगुप्त का। कहाँ कहाँ से जानकारी मिल रही ना, ये सब बता रही हूँ, ठीक है। सिक्के विक्के तो बताई, सिक्के सोना वगैरह का सिक्का मिला है, कौन कौन के टाइम में क्या क्या मिला है ये देखेंगे। अभिलेख शिलालेख मिला है, एक प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख मिला है, किसका, हरिसेन का, ठीक है। उसके अलावा और क्या बताई हूँ, एरन अभिलेख भानुगुप्त का, हो गया, ठीक है। उसके बाद इस टाइम में गुप्त पीरियड में दो विदेशी यात्री भी आए थे, फहायान और हेनसांग। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आया है, लेकिन वो लिखा है गुप्त काल के बारे में भी। तो फहायान तो इसी टाइम में आया था गुप्त काल में, है ना, उसमें लिख लेना फहायान आया है, उसकी रचना है फोको की, फहायान की रचना फोको की, जिससे गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल रही है, वो आया है गुप्त के टाइम में ही। इसके अलावा एक और विद्वान है हेनसांग, जिसको छत्तीसगढ़ में भी अपन पढ़ते हैं, है ना। तो हेनसांग इस टाइम में आया नहीं है ना, ध्यान रखना, इस टाइम में आया नहीं है, वो बाद में आएगा हर्षवर्धन के टाइम में, लेकिन वो उल्लेख करता है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा ऐसा था करके। तो इसके बारे में वो दो लिख लिए और दोनों का बता दी कि क्या क्या है, ठीक। फायान और हिंसा। फायान। अब चलते हैं राजा की ओर। गुप्त साम्राज्य में अलग अलग राजा हुए। सबसे पहले राजा था श्रीगुप्त, जिसको संस्थापक भी बोलेंगे। प्रथम राजा था श्रीगुप्त, जिसे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। इनका शासनकाल था 240 से 280 एडी तक, ठीक। गुप्त साम्राज्य में अलग अलग राजाएं हुए, है ना, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, प्रथम राजा है, जिनका शासनकाल था 240 से 280 एडी, ठीक है। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसको बोलते हैं महाराज। महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, किसने, श्रीगुप्त ने, ठीक। अब ये महाराज उस टाइम माना जाता है, हिस्ट्री माना जाता है कि महाराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी जो कभी ना कभी किसी शासक के सामंत रहे होंगे, ठीक। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की है। महाराज की उपाधि वे लोग धारण करते थे जो किसी न किसी का सामंत रहते थे, किसी न किसी के अधीनस्थ रहते थे, ठीक। यहीं से ये माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य जो है कभी ना किस वंश का, ये क्लियर नहीं हो पाया, बार बार बता रही हूँ, गेस करते हैं कि कुषाण वंश का ही होगा। तो ये महाराज की उपाधि धारण करते हैं ना, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाता है कि पहले ये किसी के अधीन रहे होंगे, सामंत रहे होंगे, उसके बाद इसका विकास हुआ है, ठीक। ये है श्रीगुप्त। उसके बाद इनका पुत्र है घटोत्कच, जिनका शासनकाल था 280 से 219 एडी तक। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, ठीक। उनके बाद ये राजा बन रहे हैं, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। हो गया श्रीगुप्त, हो गया श्रीगुप्त बेटा घटोत्कच हो गया, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थे। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के कक्ष के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल था, ये 3 है ना, ठीक, तभी तो 280 से 319 जाएगा। हाँ, एडी चल रहा है तो 280 से आगे 3 रहेगा, तभी 319 आएगा, 319 एडी। 319 से 335 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। अब चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप लोग जल्दी आइए, 15 मिनट लेट है, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जा रही है। ये इसको तो संस्थापक बोल दिए, लेकिन इसकी ज्यादा कुछ महान उपलब्धि नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक, जिनका शासनकाल था 319 से 335। इन्होंने 319 में अपने राजा बनने की खुशी में गुप्त संवत चलाया था। अपनी राजा बनने की खुशी में गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक बता दी पॉइंट, इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था, ठीक है। गुप्त संवत चलाया था, कब चलाया था, 319 एडी में, क्योंकि इस टाइम में ये राजा बन रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को भी अपनाया, मतलब विवाह करके अपने साम्राज्य को फैलाना स्वीकार किया, मतलब कि साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को भी अपनाया।
ठीक, वैवाहिक नीति के चलते इन्होंने विवाह किया था लिच्छवी वंश की राजकुमारी ठीक, वैवाहिक नीति के चलते इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। नाम था उनका कुमार देवी, कुमार देवी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और चांदी का सिक्का इससे पहले भी चल चुका है, लेकिन गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया थे इन्हीं ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस वंश में सबसे पहले चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, क्या हो गया चंद्रगुप्त का? 319 में राजा बने, राजा बनने की खुशी में गुप्त संवत चलाया था 319 में। ठीक है, महान राजा थे, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। उसके अलावा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपना रहे हैं। विवाह किससे कर रहे हैं? कुमार देवी से, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, उनसे विवाह करके इनको राज्य प्राप्त होता है वैशाली, वैशाली। ठीक, ये हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। उनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त, इनमें एक स्टोरी है, छोटा फैक्ट है, याद नहीं रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम हुए, उनके बाद इनके पुत्र हुए थे, एक था रामगुप्त, दूसरा था समुद्रगुप्त। रामगुप्त इतना ज्यादा महान नहीं था, सुन लो, नोट करने का मन करेगा तो करना, फिर मत करना, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। रामगुप्त हुआ था, बता रही हूँ कि रामगुप्त जो है इतना ज्यादा पराक्रमी नहीं था। उस समय शकों का आक्रमण हुआ, शक के आक्रमण से रामगुप्त पराजित हो गया। उसके साथ साथ उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उस शकों को अपनी पत्नी को देने के लिए भी वो तैयार हो गया था। ठीक है, उसी बीच उनकी मृत्यु भी हो जाती, लेकिन उसके एक और बेटे थे, इनके दो बेटे थे, पहला तो रामगुप्त बोल रही हूँ, दूसरा समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त आता है, शकों को पराजित करता है, और जो रामगुप्त की विधवा है उनसे विवाह करता है। ठीक है, तो अब फिर इसीलिए इनका ज्यादा नाम है, इसलिए डायरेक्ट इनको पढ़ते हैं, लेकिन रामगुप्त नाम के भी एक थे राजा, ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो ज्यादा महान नहीं थे। ठीक, इसलिए डायरेक्ट 335 से 335 में इसमें आ जाना है, समुद्रगुप्त में। तो लिख लो, समुद्रगुप्त का है कि इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शासनकाल ये था 335 से 375 एडी, समुद्रगुप्त का। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि नेपोलियन भी एक ऐसा शासक था जो बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेपोलियन बोल रहे हैं तो इनके साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक किया था, इसके बारे में हरिसेन ने लिखा है अपनी प्रयाग प्रशस्ति में। इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में हरिसेन ने लिखा है अपनी प्रयाग प्रशस्ति में, क्या कि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। दक्षिण भारत के 12 राज्य। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में भी 12 और दक्षिण भारत में भी 12 राज्य जीते हैं करके, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है कि उन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता है और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता है। ठीक है, उसमें लिख लेना हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। अब भैया, ठीक है, अब इतने हुए थे तो उत्तर भारत के उन्होंने राज्य को जीता था, जीता और पूरे अपने साम्राज्य में मिलाया। उत्तर भारत के राज्यों में आक्रमण किया, उसको जीता, अपने साम्राज्य में मिलाया। लेकिन जब दक्षिण भारत में आक्रमण किए थे तो इनको दक्षिण भारत के राज्यों में एक नीति अपनाई थी, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए नीति अपनाई थी, जिसे है कहते हैं ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। अनुग्रह, ठीक, दक्षिण भारत में जब साम्राज्य को जीते तो ये नीति अपनाई, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण मतलब कि उस राजा को पराजित किया, है ना, राजा में उस राज्य में गया, आक्रमण कर दिया, उनको ग्रहण कर लिया, है ना।
उसके बाद मोक्ष, जीत तो लिया, उसके बाद राजा को मुक्त कर देता है। जीत लिया उसके बाद, ठीक है जीत लिया, मेरा प्रसिद्धि हो गया, उसके बाद राजा को मुक्त कर देता है, जिसको मोक्ष बोल रहे हैं, राजा की मुक्ति। उसके बाद अनुग्रह, थोड़े टाइम बाद उसके साम्राज्य को भी वापस कर देता है। ठीक, तो अंतर क्या हो गया, उत्तर भारत में उन्होंने आक्रमण किया, उनके साम्राज्य को अपने में मिलाया, लेकिन दक्षिण भारत में जीता तो, लेकिन धीरे धीरे इस क्रम में उनको पूरा राज्य वापस कर देता है। ठीक, उत्तर और दक्षिण भारत में अंतर ये हो गया। और दक्षिण भारत में विजय की क्रम में आठवीं विजय को ज्यादा माना जाता है, मतलब कि आठवीं विजय का ज्यादा महत्व है दक्षिण भारत के विजय अभियान में। ठीक है, आठवीं जो विजय था उनके उत्तर भारत से संबंधित, उत्तर भारत के विजय अभियान से संबंधित था या दक्षिण भारत के, ये पूछा जाएगा। तो आठवीं विजय जो है, जो दक्षिण भारत का उनका जो विजय अभियान था उससे संबंधित था आठवीं विजय। ठीक है, समुद्रगुप्त हो गया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अलग अलग सिक्के चलाए थे, मेनली 6 टाइप के सिक्के चलाए थे। ठीक, जिसको मुद्रा बोल रहे हैं, लिख लो 6 टाइप। हाँ, समुद्रगुप्त का ही, समुद्रगुप्त ने 6 टाइप्स के सिक्के चलाए हैं, अलग अलग टाइप्स के। उसमें पहला है गरुड़ प्रकार, जिसमें गरुड़ का वर्णन है। गरुड़ प्रकार लिख लिए, 6 टाइप बता रही हूँ, उसमें है क्या ये लिख लो ना। गरुड़ प्रकार, उस सिक्के में क्या छपा है ये बता रही हूँ, नागवंशी राजाओं पर विजय, उसका उल्लेख है। हाँ, जैसे ये सिक्का हो गया ना, ये गरुड़ टाइप का सिक्का हो गया। अब इसमें छपा क्या है, तो नागवंशी राजाओं के विजय के बारे में छपा है। ये पहला टाइप हो गया उसके कॉइन्स का। दूसरा टाइप है धनुर्धारी, धनुर्धारी सिक्का। इसमें इजी इजी, अब उसमें इनको धनुर्बाण पकड़े हुए दिखाया गया है, नाम से क्लियर होते जाएगा इधर। धनुर्धारी। तीसरा है परशु, अलग अलग सिक्का चला है जिसको वो नाम दे दिया है। ठीक, परशु, जिसमें उसको परशु धारण किए हुए दिखाया गया है। चौथा है अश्वमेघ, अश्वमेघ चौथा, तीसरा परशु बता दी, चौथा अश्वमेघ, जिसमें अश्वमेघ जो यज्ञ होता है उसके बारे में वर्णन है। ठीक, नाम याद रख लेना, उसके अंदर तो वो नहीं जाएगा। उसके अलावा है व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन। और है एक वीणा वादन, वीणा वादन। ठीक है, वीणा वादन, इसको मतलब कि इसमें जो इनको वीणा बजाते भी दिखाया गया है। ठीक, इसलिए इनको कविराज की उपाधि भी दी जाती है। किनको, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी जाती है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक, अब मैं एक अभिलेख जो बता रही हूँ, प्रयाग प्रशस्ति करके, किसने लिखा है बोली, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है। ठीक, हरिसेन ने लिखा था। ये प्रारंभ स्टार्टिंग में था कौसंबी में। हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये स्थान है ना, कौसंबी में था जब उन्होंने लिखा था। उसके बाद ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसको अकबर के टाइम में जब आया तो अकबर ने उसको स्थानांतरित कर दिया इलाहाबाद में। नोट करते जाओ, अकबर ने उसको भेज दिया कहाँ पे, इलाहाबाद में। और इनमें उनके पुत्र जहांगीर और बीरबल के बारे में उत्कीर्ण कराया इसी अभिलेख में। समझ आया क्या बोली। देखो, गुप्त वंश था, उसका समुद्रगुप्त है, उसका कवि जो है हरिसेन है। हरिसेन ने क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति लिख दिया है ना, शिलालेख है, उसको कहाँ पे रख दिया, कौसंबी में। अब गुप्त वंश समाप्त हो गया, मर गया, सब राजा वाजा सब मर गया। उसके बाद में आएंगे कौन, अकबर, है ना। अकबर ने क्या किया, ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, उसमें बीरबल और जहांगीर का नाम भी उत्कीर्ण कराया, उसमें लिखवाया। उसके बाद उसको रखवा दिया इलाहाबाद में। ठीक, इतने को अपने वर्ड में लिख लो। ये इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर ने जो है ना बीरबल और जहांगीर का नाम लिखवाया है, ये इंपॉर्टेंट है कि किनका किनका नाम किन्होंने बाद में लिखवाया था, उत्कीर्ण कराया था, ये चीज। ठीक, इतने हो गए समुद्रगुप्त के बारे में। इसी अभिलेख में जो है हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसी में सबसे पहले भारतवर्ष वर्ड को यूज किया गया था। भारतवर्ष, भारतवर्ष का नाम सुनते हो,
तो भारत ऐसे बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में चेदी वंश ने ये यूज किया था, ये यूज किया था, वैसे ही भारतवर्ष जो वर्ड है उसका सबसे पहले उल्लेख हम लोग को मिलता है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 375 से 415 एडी तक। चंद्रगुप्त का द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 एडी तक था। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी लड़ा और विवाह की नीति भी अपनाई। ठीक, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़ना और विवाह की नीति दोनों को अपनाई थी। इनका जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, और नाम लिख लो, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, इसलिए इन्होंने शक को पराजित जब किया ना, तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। उसके अलावा शकारी की उपाधि भी धारण की थी। शकारी मतलब कि शकों का विजेता। शक, शकारी की उपाधि धारण की थी, शकों का विजेता इनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक, इसके अलावा जो फाहयान बोल रही हूँ ना, स्टार्टिंग में बताई थी फाहयान आया था, इनके शासनकाल में आया था फाहयान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान का आगमन हुआ था। ठीक, और मेहरौली का लौह स्तंभ जानते हो? मेहरौली का लौह स्तंभ भी इन्होंने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लौह स्तंभ, इनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में जा रहे हो? मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में? हाँ, जंग नहीं लगता। उस टाइम का बना है, कब का बना है? 375 से 415 एडी के आसपास का बना है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा, इतनी शुद्धता के साथ वो बनाई गई थी। ठीक, तो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में है ये। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो पढ़ेंगे आगे जाके, उसके पास ये निर्मित है। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया है, दिल्ली में है। दिल्ली में भी कहाँ पे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक, जो आगे पढ़ेंगे उसके समय पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक, इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न थे, जिनमें सबसे प्रमुख कालिदास थे। 9 रत्न का नाम लास्ट में लिखा दूंगी। ठीक है, 9 रत्न मतलब कि ये 9 व्यक्ति इसमें शामिल है, अलग अलग। ठीक, घटपरकर, वराहमिहिर, ऐसे ऐसे करके 9 लोग शामिल हैं, जिनको 9 रत्न के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कालिदास थे। आखिरी में बता दूंगी, और उनका क्या क्या काम था वो बता दूंगी। ठीक है, इतना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसके समय 2 राजधानियां भी थी, एक थी पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के आते आते इन्होंने अब साम्राज्य और ज्यादा बढ़ने लग गया है, प्रतापी शासक हो गया। ये लोग तो कमजोर थे, ये प्रतापी थे, ये प्रतापी थे, और ये और ज्यादा प्रतापी। तो इस समय आने आने तक साम्राज्य और ज्यादा विस्तृत हो चुका है, 2 राजधानियां बन चुकी है, एक पाटलिपुत्र में और दूसरी उज्जैनी में। ठीक, इसके संबंध में 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। और पूरा ओवरऑल गुप्त साम्राज्य की राजधानी अगर देखेंगे तो पाटलिपुत्र रहती है। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं कुमार गुप्त। गुप्ता नहीं है, ये कुमार गुप्त है। ठीक, इनका शासनकाल था 415 से 455 एडी तक। ठीक, कुमार गुप्त के शासनकाल था 415 से 455 एडी तक। इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। इनके समय में बोल रही हूँ, इन्होंने नहीं ना। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, कुमार गुप्त वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, और इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोलते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त के समय में हुआ है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन कुमार गुप्त कौन से धर्म को मान रहा है? वैष्णव धर्म को।
ठीक है, इनके समय में ही, कुमार गुप्त के समय में ही अब हुण जो विदेशी आक्रमण करता है, हुनों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। हुण का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। इनके समय में, कुमारगुप्त के समय में हुण का जब आक्रमण हुआ तो कुमारगुप्त ने इनको हराने के लिए अपने बेटों को उत्तरदायित्व सौंपा था, जिसका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक, हुण का आक्रमण इनके टाइम में शुरू हो गया, लेकिन खुद नहीं लड़ा है, वो अपने बेटे को भेज रहा है, किसको, स्कंदगुप्त को। आगे बढ़े, हो गया पीछे। अब आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल था 455 एडी से 467 एडी तक। ठीक, इनका पहला ही काम क्या बता रही हूँ, हुण का आक्रमण हुआ था। इसमें अब दो चीजें हैं। हुण का आक्रमण हुआ था, इनका वर्णन है इसमें भीतरी अभिलेख में। हुणों का आक्रमण हुआ, इनका है भीतरी शिलालेख में। ठीक है, शिलालेख में हुआ है। अब स्कंदगुप्त ने इन हुणों को पराजित किया, उसका उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़, ठीक, दोनों में अंतर समझ आ गया। आक्रमण का उल्लेख किसमें है, भीतरी शिलालेख में, है ना, जो संबंधित है स्कंदगुप्त से, है ना। उसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख और है, जिसमें ये वर्णन है कि हुणों का आक्रमण तो ठीक है हुआ था, लेकिन हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया था। इसका उल्लेख है अपना जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक, ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद से जो स्कंदगुप्त आते हैं, उसके बाद से पूरा गुप्त वंश का पतन जो है प्रारंभ हो जाता है। एक तो विदेशी आक्रमण हो रहा है, उसके बाद ठीक है इन्होंने हुनर को पराजित तो किया था, लेकिन इसके बाद जो राजा आते गए वो इतने योग्य नहीं हुए कि और जो गुप्त साम्राज्य है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बाद से गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब इसके बीच में बहुत सारे राजा आए, अलग अलग राजा आए, छोटे छोटे राजा हुए, तो उनके नाम नहीं जानते हैं। उनके बाद आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख बताई थी, एरन अभिलेख। ठीक, जो कि कब जारी हुआ था, 510 में। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो 510 में जारी हुआ था, जिसमें क्या है, सती प्रथा का उल्लेख है। एरन अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त का है, और क्या का उल्लेख है उसमें, सती प्रथा का उल्लेख है। ठीक है, इसके में इसी को ही याद रखना है। उसके अलावा लास्ट आते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था, जिनका अंत हो गया 550 एडी में। ठीक, और ये क्या बोल रही हूँ, अंतिम शासक था। इस प्रकार गुप्त वंश का भी पतन हो जाता है। ठीक है, स्कंदगुप्त में वाला में एक और फैक्ट नोट डाउन कर लो। स्कंदगुप्त वाले में सुदर्शन झील बताई थी, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, पिछले में रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने करवाया था, है ना। तो अब उसी का फिर से जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त कराता है। और जो सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था ना, उसका जीर्णोद्धार पहले रुद्रदामन ने करवाया था। उसी का फिर से जीर्णोद्धार, फिर से रिनोवेशन स्कंदगुप्त करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करके लिख लो। ठीक है, ये थे इतने राजा। इतने राजा को आपको याद रखने हैं डेट के साथ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बता दी। और अब चलते हैं गुप्त शासन की ओर, कि गुप्त का शासन कैसा था, साम्राज्य कैसे थे, राजा के नीचे कौन कौन था, ये सब। ठीक, उसमें पहला देखते हैं प्रशासन। प्रशासन में मौर्य साम्राज्य क्या था, केंद्रीकृत था, मतलब सेंट्रलाइज था। गुप्त प्रशासन जो है उसकी अपेक्षा विकेंद्रीकृत था। नोट डाउन कर लेना, मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था, लेकिन गुप्त प्रशासन जो है मौर्य की तुलना में विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज था। ठीक, इन्होंने सामंतों को भी नियुक्ति की थी अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। उसके नीचे सामंत है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज होने का वो निशानी है। ठीक है, इसके अलावा जो राजा था पूर्णतः विकेंद्रीकृत था ऐसा नहीं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मौर्य की अपेक्षा विकेंद्रीकृत था। पूर्णतः विकेंद्रीकृत था ऐसा नहीं है, उसके कंपेयर कर में विकेंद्रीकृत था। राजा की स्थिति जो है दैवी शक्ति के समान थी, मतलब देवता की समान थी राजा की स्थिति।
उसके अलावा राजा जो है सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, मतलब वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है ना, वैसी स्थिति रखते थे राजा उस टाइम में। सर्वोच्च न्यायिक स्थिति इनको प्राप्त था, न्यायिक। ठीक, राजा को दैवी शक्ति प्राप्त थी, मतलब कि देवता की समान इनकी स्थिति थी गुप्त समाज में जितने राजा हुए उनकी। उनके अलावा सर्वोच्च न्यायिक शक्ति भी इनके प्राप्त थी। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि स्कंदगुप्त के पहले तक साम्राज्य अच्छा चला, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो है राजा की जो स्थिति थे उनमें गिरावट होने लगी। ठीक, उसके अलावा पूरा गुप्त जो साम्राज्य है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। पूरा साम्राज्य हो गया, पूरा साम्राज्य बटा था देश में, देश बटा था भुक्ति में, भुक्ति, भुक्ति बटा था विषय में, विषय बटा था गांव में, गांव चाहे ग्राम में। ठीक, पूरा गुप्त साम्राज्य हो गया। गुप्त साम्राज्य बटा है देश में, देश बटा है भुक्ति में, भुक्ति बटा है विषय, और विषय बटा है ग्राम में, ऐसा। ठीक, अभी जैसे होता है देश, फिर राज्य, फिर जिला, फिर विकास खंड, वैसे ही। तो देश का प्रमुख जो होता था उसको गोपना बोलते थे, गोपना। भुक्ति के प्रमुख को उपरिक, और विषय के प्रमुख को विषयपति, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक। ठीक, क्या बता रही, समझ आया ना? पूरे साम्राज्य को अलग अलग में बांटे हैं, इसमें बांटे हैं, फिर सबके अलग अलग हेड हैं। जैसे अभी सीएम होता है, डीएम होता है, वैसे उस टाइम में देश का जो हेड था उसको गोपना बोलते थे, भुक्ति के उपरिक बोलते थे, विषय के हेड को विषयपति बोलते थे, और ग्राम के हेड को ग्रामिक बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा विकेंद्रीकृत था, सामंतों की व्यवस्था बता दी, दैवीय अधिकार, शासन में इतने ही थे। ठीक, उसके अलावा चलते हैं गुप्त समाज की। गुप्त समाज कैसा था? अब यहाँ पे जो है ना, वर्ण व्यवस्था तो थी, वर्ण व्यवस्था लिखते जाओ, वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, काम था। ठीक, गुप्त समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, है ना? पहले जो 4 वर्ण रहते थे, यहाँ भी वो 4 वर्ण थे। उसके अलावा यहाँ पे अब गुप्त जो वर्ण व्यवस्था है ना वो जटिल होने लगती है, वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगती है। जटिल कैसे? अभी तक 4 वर्ण थे, ठीक है। अब क्या होता है, 4 वर्ण से 2 अलग अलग वर्ण के लोग शादी कर लेते हैं, तो उनका जो बच्चा होता था उनको कायस्थ जाति का माना जाता था, कायस्थ जाति। मतलब कि 4 वर्ण तो पहले फिक्स थे, कर्म के आधार पर था, उनके काम के बेसिस पे 4 वर्ण बांट दिए थे। अब 2 अलग अलग वर्ण की शादी हो गई, उनका जो बच्चा हुआ उसको कायस्थ जाति के बोल रहे हैं, मतलब इस 4 वर्ण में एक और वर्ण शामिल हो रहा है ना? और उसके फिर उसमें कहाँ रखें या उसके नीचे रखें, ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि वर्ण जो व्यवस्था है वो जटिल हो गई इस काल में आने आने तक। ठीक, इसके अलावा दासों की जो स्थिति थी उनकी स्थिति और दयनीय हो गई, दासों की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। दयनीय कैसे? अगर कोई दास या शूद्र किसी साम्राज्य में प्रवेश करता है तो उस जिस भी इलाके में प्रवेश किया उस इलाके को धुलवाया जाता था, यहाँ तक का कंडीशन हो गया था गुप्त साम्राज्य में, इसलिए बोल रहे हैं कि दासों की स्थिति दयनीय हो चुकी। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आ गया था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ सकता है। प्रमाण कहाँ से मिलता है अपने को महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ चुका है इसका? रन अभिलेख, रन अभिलेख से क्या पता चल रहा है? सती प्रथा हो रहा है, मतलब की स्थिति में उनकी गिरावट आ चुकी है, तो लिख लो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ चुकी है, जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है हमको? एरन अभिलेख से। ठीक, अब आते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, इतना ही था उसमें। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में यहाँ का भी जो आधार था, जो अर्थव्यवस्था, उसका आधार फिर से कृषि ही था। मौर्य में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पढ़ के नहीं आते हो क्या आप लोग? इजी इजी क्वेश्चन तो पूछती हूँ, जो पढ़ाई हूँ पुराना। मौर्य काल में भी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, यहाँ पर भी इसका आधार कृषि है। ठीक, कर जो लिया जाता था कुल उपज का वो 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। ठीक, 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था।
ठीक है, मतलब कि मौर्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, कृषि था तो कुल उपज का जो टैक्स लेते थे, कुल उपज का कितना 1/4 से 1/6 तक का टैक्स अपन लेते थे। इसके अलावा इस समय व्यापार का भी उदय हो चुका था। व्यापार में आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होते थे, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों व्यापार होते थे। एक्सटर्नल व्यापार के लिए फिर से यहाँ पे बंदरगाह का विकास किया गया था। तो गुप्त काल से संबंधित बंदरगाह पूछता है वो ना, इंपॉर्टेंट है इसका। बंदरगाह का विकास हो गया था जो कि है ताम्रलिप्ति। मौर्य वंश से रिलेटेड बंदरगाह कौन सा था? भरूच, भड़ौच, भड़ूच बोलते हैं, ठीक है, भड़ूच भड़ौच जो गुजरात में था। इससे संबंधित जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था। ठीक है, ताम्रलिप्ति स्थान पे स्थित था। इसके अलावा व्यापार को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसे श्रेणी या संघ बोलते हैं। व्यापार के संचालन के लिए व्यवस्था बनाई गई थी जिसको श्रेणी या संघ बोलते थे। ठीक, और इसके हेड को, ये व्यवस्था है श्रेणी या संघ व्यवस्था है जिसके हेड को ज्येष्ठक बोलते थे, ज्येष्ठक। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है, अर्थव्यवस्था में बता दी, सारे पॉइंट हो गए। कृषि आधार था, कर बता दी, कर कितना था 1/4 से 1/6 तक था। व्यापार का भी अस्तित्व हो चुका था। व्यापार करने के लिए बंदर का निर्माण किया गया था जो कि ताम्रलिप्ति था। ठीक है, व्यापार को सुव्यवस्थित संचालन के लिए, देख रेख करने के लिए कोई तो चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी जिसको संघ या श्रेणी बोलते थे, जिसके हेड को क्या बोलते थे? ज्येष्ठक बोलते थे। ठीक है, इतना है अर्थव्यवस्था में। उसके बाद गुप्तकालीन धर्म। गुप्तकालीन धर्म से पहले अर्थव्यवस्था में ये उस दिन बताई थी ना कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन चलाए थे? गुप्त ही चलाए थे। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाया था? कनिष्क चलाया था कुषाण में। अब मात्रा देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का मात्रा में तो वो गुप्त चलाया है। नोट डाउन कर लो, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए हैं? गुप्त ने चलाए हैं सोने के सिक्के। इनके काल में जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था, दिनार। ठीक, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए हैं गुप्त काल में। सोने के सिक्के को उस टाइम में दिनार कहा जाता था। उसके अलावा चांदी के भी सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, रुपयक। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों पॉइंट लिख लिया ना आप लोग। सोने का सिक्का सबसे ज्यादा चला, दिनार कहा गया, चांदी के सिक्के को रुपयक कहा गया। इसके पहले जब पढ़ाई थी तो भूमिदान की व्यवस्था बताई थी। किन्होंने प्रारंभ किया था भूमिदान की व्यवस्था? सातवाहन ने। इन्होंने उसका प्रसार किया। भूमिदान की व्यवस्था वहां से स्टार्ट हो चुकी थी। अब भूमिदान की व्यवस्था का यहाँ पे विस्तार होता है। नोट डाउन कर लो, भूमिदान की व्यवस्था का विस्तार हुआ गुप्त काल में। ठीक है, और एक पॉइंट और कि व्यापार व्यापार का तो विकास हो चुका था, फिर व्यापारिक केंद्र क्या था? उज्जैन। व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। ठीक, इतने पॉइंट है व्यापार वाले में। अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें इतने पॉइंट हो गए। अब आते हैं धर्म में। गुप्तकालीन धर्म। गुप्तकालीन धर्म में जो है, यहाँ के जितने भी राजा हुए वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म, विष्णु जी के उपासक। गुप्त काल के जितने राजा हुए वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, वैष्णव धर्म में भी विष्णु जी के वराह अवतार को ज्यादा महत्व देते थे। वराह अवतार। गुप्त काल जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनमें भी विष्णु जी के वराह अवतार को ज्यादा मानते थे। लेकिन जो राजा थे वो सहिष्णु थे। सहिष्णु कहने का मतलब खुद तो वो वैष्णव धर्म को मान रहे हैं लेकिन बाकी जो बौद्ध धर्म मान रहे हैं या जैन धर्म मान रहे हैं उनको मानने से नहीं रोका था। ठीक, तो ये क्या थे? राजा जितने थे सहिष्णु थे। ठीक, यहाँ से अब अभी तक तो जो है ना, अभी के कालक्रम तक मूर्तियों का निर्माण हो चुका है। बता रही हूँ, गंधार कला, मथुरा कला, इन सब क्या है? मूर्ति निर्माण का कला है ना। यहाँ से अब मूर्ति के साथ साथ मंदिर निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। मंदिर निर्माण का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? गुप्त काल से।
मूर्ति निर्माण हो चुका था। मूर्ति के लिए मंदिर निर्माण का प्रारंभ जो है गुप्त काल से प्रारंभ होता है। मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ था कहाँ से? इस काल से। मंदिर निर्माण में भी 3 शैलियों का विकास हुआ था, उसको इसमें बताऊंगी कला में ना। मंदिर निर्माण यहाँ से प्रारंभ हो गया। कौन सा धर्म अपना रहा है? वैष्णव धर्म अपनाया है गुप्त, लेकिन बाकी जो है बाकी धर्मों को वो समर्थन देता था। ठीक, ठीक है, इतना ही है इसमें। उसके बाद गुप्त कला में आ जाते हैं। अब बताइए कि गुप्त काल से मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, जान रहे हो आप लोग? नागर, बेशर और द्रविड़। ठीक, मंदिर निर्माण की 3 कलाओं का जो विकास है यहाँ से होता है। नागर, बेशर और द्रविड़, 3 शैली का निर्माण हुआ। नागर जो है उत्तर भारत में था, नॉर्थ भारत में इनका प्रचलन था नागर शैली का, है ना। बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलित था और द्रविड़ शैली जो है साउथ भारत में प्रचलित था। नागर शैली कहाँ पे? उत्तर भारत में, बेशर मध्य भारत में और द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में। गुप्त साम्राज्य किधर है? उत्तर में है कि मध्य में कि दक्षिण में है? मेन उत्तर में है, तो किसका सपोर्ट वो करेगा? नागर शैली। अपने मंदिर किसमें बनाएगा? वो नागर शैली में। तो गुप्त काल से संबंधित जो मंदिर थे उनका निर्माण हुआ है नागर शैली में। ठीक, 3 शैलियों का विकास हुआ है, नागर, बेशर, द्रविड़। अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित थे, 3 शैलियों का विकास हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध की जी, गौतम बुद्ध की जो भूमि स्पर्श ऐसे लेटे हुए जो मूर्ति देखते हो ना, उसका निर्माण हुआ यहीं से। मतलब गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। भूमि स्पर्श मूर्ति का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। भूमि स्पर्श मूर्ति का अर्थ ये होता है कि गुप्त जो है भूमि से शांति ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, लेटे हुए जो मूर्ति देखते हो उनका निर्माण प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। इसीलिए बोल रहे हैं कि राजा सहिष्णु थे, खुद वैष्णव धर्म के थे, लेकिन बुद्ध की जो मूर्ति बन रही है उसको भी बनाने से वो नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति का निर्माण इसमें हुआ है। कौन सी कला में बनती है बुद्ध की मूर्ति? गांधार कला में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे स्थापत्य कला को मिला ही प्रोत्साहन, उसके अलावा मूर्ति निर्माण को भी प्रोत्साहन मिला है। ठीक, और चित्रकला, ये तीनों का विकास हुआ है। मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, इन सब का विकास हुआ है गुप्त काल में। ठीक है, मंदिर निर्माण बता दी। और इसी समय में अजंता की गुफाएं जानते हो कहाँ पे है? गए होगे, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं में भी चित्रकारी की गई थी, जिसमें से अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा में चित्रकारी हुई थी। अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, लिख लो अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग। यहाँ पे 16वां नंबर का जो गुफा है और 17वां नंबर का जो गुफा है, 16वां नंबर का और 17वां नंबर का, उन दोनों की चित्रकारी इंपॉर्टेंट है। 16वें नंबर की गुफा में है मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। 16वें नंबर अजंता की गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है जिसमें टोटल 29 गुफाएं हैं, है ना। 29 गुफाओं में सारे को अपने को नहीं पढ़ना है, 16वां और 17वां इंपॉर्टेंट है। 16वां नंबर की जो गुफा है उसमें किसकी चित्रकारी है? मरणासन्न राजकुमारी, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। पूछता है भाई ये चीज। उसके बाद 17वां नंबर की जो गुफा है ना, उसमें गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन है। गौतम बुद्ध का, उनकी ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, इन सब का वर्णन है किसमें? 17वें नंबर की गुफा में, अजंता की गुफा में, जो कि महाराष्ट्र में। मरणासन्न, ठीक, मरणासन्न राजकुमारी। 17वां का बता दी, गौतम बुद्ध का उल्लेख है। ठीक है, इतना ही है इसमें। उसके अलावा कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, उसको मैं बता देती हूँ। जैसे उधर अलग अलग विद्वान बताई थी, उनकी रचनाएं बताई थी, वैसे ही वो तो बता दी, कालिदास की सारी रचनाएं बता दी, वो सब हो गया ना। उसके अलावा कुछ कुछ और है। अब ऐसे ही रेंडमली पॉइंट है जो लिखवा रही हूँ, है ना। इतना जो इससे रिलेटेड थे सब पॉइंट्स वो लिखा दिए, अब रेंडमली कुछ कुछ पॉइंट है वो बता रही हूँ।
जैसे कुछ कुछ रचनाएं लिख लो, जैसे नीतिसार। नीतिसार है कामानंद का। नीतिसार है कामानंद का। पंचतंत्र है जो कि विष्णु शर्मा का है। पंचतंत्र जानते हो किसने रचना की है? विष्णु शर्मा ने। उसके अलावा ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत, और ब्रह्मगुप्त को ही भारत का न्यूटन बोलते हैं। आइंस्टीन बता दी थी इसके पहले किसको बोलते हैं, किसको बोलते बताई थी? नागार्जुन। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म, हाँ ब्रह्म थ्योरी लिख सकते हो आप। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन बोलते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट भी इसी से संबंधित है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांतम उन्हीं की ना, सूर्य सिद्धांतम और दश गीतिका। दश गीतिका। आप लोग तक आवाज जा रहा है? लास्ट जा रहा है? गीतिका, दश गीतिका। 10 सूर्य सिद्धांतम, आर्यभट्टियम। ठीक, इसके अलावा वो सब थी शून्य दशमलव, इन सब का खोज तो इन्हीं ने ही किया था ना, आर्यभट्ट ने, ये सब आप जान रहे हो। अमर, अमर सिंह का अमर कोश। अमर सिंह की रचना है अमर कोश। ये पीएससी में पूछा था पिछले या पिछले एक साल में। अमर सिंह एक रचनाकार था जिनका रचना है अमर कोश। वराहमिहिर भी इसी से संबंधित है। वराहमिहिर ने क्या का खोज किया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। इसको बताया किसने? वराहमिहिर ने। ठीक, नोट कर लो या फिर अपने समझने के लिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का लगाता है। ये पहली बार किसने बताया? वराहमिहिर ने, हमारे यहाँ। वराहमिहिर गणितज्ञ है ना। ठीक है, अब इसके अलावा जो 9 रत्न बताई थी वो लिख लो। 9 9 रत्न में पहला है अमर सिंह। अमर सिंह, कालिदास, अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, परकर। नेक्स्ट है घट परकर। घट परकर, ये क है ना, ओवर राइट कर दी हूं। नेक्स्ट है घट परकर। नेक्स्ट है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट और शंकु। शंकु नाम है ना, ये जो 9 रत्न थे उनके 9 नाम बता रही हूँ। शंकु, वराहमिहिर, वरुचि, वर रुचि, वर रुचि और छपणक। छपणक, छपणक, छपणक। ठीक है, 9 हो गए पूरा। ऐसे लिखे हो ना, अलग अलग लिखे हो ना। इसमें क्या क्या थे वो चीज लिखो, सबका तो नहीं। जैसे छपणक जो है ना, क्या था? ज्योतिषी था। छपणक ज्योतिषी था, जो एस्ट्रोलॉजर, हाँ। ठीक, उसके अलावा वर रुचि व्याकरणिक था। व्याकरणिक जो ग्रामर लिखता है। वराहमिहिर खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन करता है ना, वो वाला क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं। खगोल शास्त्री लिख लो, सर्च कर लेना, ठीक है, या मैं बता दूंगी कौन था। वराह मिहिर। उसके अलावा जो बेताल भट्ट था, उसका जान रहे होगे क्या था? जादूगर था। ठीक, बेताल भट्ट जादूगर था। शंकु जो है वास्तुकार था। वास्तुकार मतलब कि ना आर्किटेक्चर, वही बोलते हैं ना वास्तुकार को, जो भवन वगैरह बनाने में वो करता है, वास्तुकार था। अमर सिंह जो है ना कवि था। कालिदास भी कवि ही था। ठीक, इतने जानने हैं अपने को गुप्त साम्राज्य के बारे में।
ठीक है, पूरा इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कल से पुष्य भूति वंश देखेंगे। समझ आ गया क्या क्या था, कितना था? आप लोग एक बार जाके और रीड करिए, कुछ पॉइंट जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा, कुछ रहेगा, वो कल आके मेरे से पूछ सकते हैं। और आप लोग पुराना पढ़ के आते जाइए, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक, आप लोग बताते तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ इन लोग को समझ आ रहा है या कुछ याद है। ऐसा लगता है कि मेरे की पढ़ाने नहीं आ रहा है, इन लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ, उसके लिए मैं हूँ। कुछ डाउट है वो बताओ, लेकिन वो पढ़ के और यहाँ पे एक्सपॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। ठीक है, गुप्त साम्राज्य हो गया, ये याद रख लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताई हूँ। आप लोग क्वेश्चन किससे लगा रहे हो? वनडे वाले हो ना सारे? क्वेश्चन लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो? लगा रहे हो किससे? टेक्स्ट बुक, उसके अलावा घटना चक्र। टेक्स्ट बुक तो ठीक है, कहीं का भी लगा रहे हो, उसके अलावा घटना चक्र मस्ट है। घटना चक्र पैरेलल लगाते जाइए। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। घटना चक्र में बहुत सारे फैक्ट और भी मिल जाएंगे आपको, उसमें से। और अगर आपको फैक्ट लगते हैं कि उठाने चाहिए, तो जो मल्टीपल टाइम पूछ चुके हैं वैसे उठाइएगा, वैसे तो मैं वो कवर करा रही हूँ यहाँ पे, है ना? तो घटना चक्र का क्वेश्चन लगाते जाइए, क्योंकि वनडे का सबसे पहला रूल ये है कि घटना चक्र लगाओ, उसमें के सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, और बाकी फिर याद करके आगे चलिए।